हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। ये वीडियो मैं बहुत ही ध्यान से मैंने प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए रेडी किया है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक के देखना, और सबसे जरूरी चीज कि वीडियो को देखकर पूरा देखने के बाद लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, इग्नोर नहीं करना। बस ये जो वीडियो से आप सीख कर जाओगे उसे फॉलो बिल्कुल करना है आपने। एक भी चीज इसके अंदर की बताई हुई ऐसी ही यूं ही मैंने कह दिया, ऐसा नहीं है। बहुत ही ध्यान से मैंने ये प्लानर बनाया है, और बहुत अगर देखो बहुत प्रिसाइसली मैंने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई फेकम फाकी नहीं की है कि इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकली सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है, ये प्लानर बनाया है, एंड ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको सही से सुनोगे, समझोगे और इसको फॉलो करोगे। फॉलो बिल्कुल करना, मैं जो बता रही हूँ स्टेप्स पर अगर आप चलोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और मैं जरूर चाहूंगी कि आप अगर यार देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही सुन के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये एक आइडियल प्लानिंग है। यही प्लानिंग हम हर एक बच्चे को, हर एक कोई भी स्टूडेंट हो यार, हम उससे यही चीजें समझाते हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एक एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज बच्चा हो, या फिर जिसने अब तक कोई मेहनत नहीं की, या उसने मेहनत करके भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, सबके लिए हम यही आपको यही सारी एडवाइजेस देते हैं जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना। कोई भी बच्चा रहे, अगर उसने नीट पहली बार एग्जाम का नाम सुना है, या फिर वो 2 साल से मेहनत कर रहा है, या 5 साल से मेहनत कर रहा है, या 4 साल से कर रहा है, इस एग्जाम को वो बिल्कुल क्रैक कर पाएगा अगर वो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और उसे फॉलो करेगा। वो वीडियो बताई हुई बातों को वो फॉलो करेगा जरूर। इस साल जो आपका अगले साल का नीट का पेपर होने वाला है, द पर्सन विल रॉक इन दैट पेपर, आई एम टेलिंग यू। अब देखो क्या है इसमें, मैंने एकदम सिंपली सोच के बनाया कि जुलाई से अप्रैल तक का हम टाइम काउंट करेंगे। बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि अप्रैल में भी आपके पास में टाइम रहेगा तो हम उसे काउंट करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि 30 दिन अप्रैल के चले गए तो हमारे पास में सिर्फ 7 महीने बचे, 8 महीने बचे। हम पूरा सही से एक एक दिन काउंट करके बहुत ही प्रिसाइसली चलेंगे। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेटली मैंने वैल्यूज यहाँ पर डाले हैं ताकि आप लोग एग्जैक्ट 3 दिन क्या करते हो ना आप, अगर मैं आपको बताऊंगी 293 डेज बचे, तो ये 3 दिन को तो आप ऐसे ही घपला मार दोगे कि चलो हमें ना होल नंबर कोई डेज रहेगा उससे स्टार्ट करेंगे। जब 290 डेज बचे रहेंगे या 300 डेज बचे रहेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। इस उम्मीद पर मत बैठो, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ये टाइम का इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास में नीट का आपने पूरा पढ़ लिया होगा, बायोलॉजी का रिवीजन बाकी होगा, और जब आप अपने पेपर के लिए जा रहे होंगे, आप अपना ऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे होंगे, इनऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगेगा यार आई एम ऑन माई वे टूवर्ड्स माई एग्जामिनेशन हॉल, थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तो मैं वो सब कुछ रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी जो मैंने पूरे साल पढ़ा है। टाइम की कीमत को समझो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बाद में जो रिवीजन का टाइम होता है ना वो आपके पास कम बचता है। एग्जाम में बैठ के आपके पास में सबसे ज्यादा आने वाले जो रिग्रेट्स होते हैं ना एक सीरियस बच्चे के दिमाग में, वो ये होते हैं कि मैंने पढ़ा था ये बट मैंने रिवाइज नहीं किया था। ये जो चीज होती है, ये दिस इज लाइक कि आपने पूरी मेहनत की, आपने पूरा ट्री को उगाने के लिए बीज बोया, उसको डेली वाटर किया, उसका ध्यान रखा, उसको फर्टिलाइजर्स दिए, सब कुछ किया, लेकिन जब वहां से फल तोड़ने की बारी आई आप वहां प्रेजेंट नहीं थे, आप उसे टाइम नहीं दे सके। ये होती है टाइम की कीमत। और ये आपको पेपर में बैठ के जब आप आंसर की तरफ कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तब आपको ये चीज रिग्रेट करेगी, वो ये चीज आपको वो टाइम पर खाएगी कि ये सब मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से नोट्स बनाई थी, इसके मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किए थे, फॉर्मूला शीट्स बनाई थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, मेरे आंसर्स राइट भी आ रहे थे। ये सारी चीज, ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, बस बिकॉज मैंने रिवाइज नहीं की वो सारी चीजें, तो आज वो मेरे हाथ नहीं आ रही है। इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, प्रैक्टिकली सोच के पूरा फॉलो करोगे, बिल्कुल बात बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद कि कितने महीने बचे हैं। ठीक है, जुलाई से अप्रैल अगर हम काउंट करें तो 8.5 मंथ्स आपके पास में होते हैं। आज मैं जब वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, 11 तारीख है, मैं इसको अपलोड करूंगी ऑन 15th ऑफ जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली 15th ऑफ जुलाई पर मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर दूंगी। आपके पास में 8.5 महीने बचे होंगे। ठीक है, 15 दिन जुलाई के, आगे के और 8 महीने। इसके अंदर से आपको अगर टोटल काउंट कर लेना है 290 डेज आपके होते हैं। कितने डेज होते हैं? 8.5 मंथ्स और 290 डेज आपके पास में होते हैं। अब ये 290 डेज है ना, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं सोच के चलो कि ये सिर्फ 290 डेज है मतलब हमारे पास में लगभग 300 दिन है मतलब 1 साल है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है ना, मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर से 30 दिन आपके रिविजन में आपको लॉक कर देने हैं। बिल्कुल आपके पास में ये 30 दिन ओनली एंड ओनली फॉर रिवीजन, ये अभी से आपको मान के चलना है। और बेटा सच्ची बात बता रही हूं मैं, 30 दिन जो रिवीजन का पकड़ के रखता है ना, डिसाइड करके रखता है ना कि ये 30 दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, और उसी हिसाब से मेहनत करता है ना, उससे एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। वो सिर्फ इस उम्मीद में नहीं रहता कि सिर्फ मुझे कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए। वो बच्चे वैसे होते हैं जो जानते हैं कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, बट मुझे तलाश है एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। वो बच्चों की इस तरीके से तैयारी होती है। 30 दिन वो सिर्फ रिवाइज कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 2 महीने तक रिवाइज कर रहे होते हैं। एंड मोमेंट पे ना, 1 हफ्ते पहले आप उनको कुछ भी पूछोगे ना, क्वेश्चन खत्म होने से पहले वो आपको जवाब दे देंगे। इस तरीके की उनकी तैयारी होती है।
वो तैयारी कैसे होती है? सिर्फ ये नहीं कि टाइम देखा, टाइम टेबल बना दिया, हाँ कल से ये तैयारी करेंगे, कल हो गया, आधा दिन चला गया, फिर आपने सोच लिया कि यार आधा दिन तो चला गया, अब और कल से तैयारी करेंगे। इस तरीके की प्लानिंग नहीं होती उनकी। वो अपना हर एक ओकेजन सेक्रीफाइस करते हैं, उनके घर में होने वाले सारे इवेंट सेक्रीफाइस करते हैं, वीकेंड्स पर ऑफ नहीं लेते हैं, वीकेंड्स पर भी मेहनत करते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कभी भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ये वो बच्चे हैं। तो आपको कंपटीशन किसके साथ में आप कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप सीरियस हो बेटा, इन चीज़ों को फॉलो करना मैं जो बताने जा रही हूँ, बिना टाइम और ज़्यादा लगाए मैं आपको सब चीज़ें समझा देती हूँ। मैंने ऐसा एक टेंटेटिव ये चीज़ें निकाली है, बिल्कुल टेंटेटिव है, ठीक है, कि इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। 6 सब्जेक्ट्स है हमारे पास में। मैंने 6 सब्जेक्ट्स क्यों बताए हैं? बायोलॉजी के अंदर मैंने 2 पार्ट बना दिए, एक जूलॉजी का और एक बॉटनी का, ठीक है। ऑल दो आपका जो नीट 2026 का पेपर आया था उसके अंदर कोई ऐसा सेपरेशन नहीं किया गया था, काफी मिक्स क्वेश्चन थे। अब दूसरा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक वाला पार्ट, क्योंकि रिएक्शंस होती है और रिएक्शंस बहुत डिफिकल्ट वे में पूछी जा सकती है, तो दैट रिक्वायर्स मोर टाइम। फिजिकल के अंदर कैसा है कि फिजिकल की प्रैक्टिस जो है उसके अंदर हाफ आपका मैथमेटिक्स होता है, हाफ आपका कंसेप्ट होता है। मैथमेटिक्स की तैयारी सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी आपकी हो रही होती है। तो समवेयर आपका यही सपोर्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप फिजिक्स और ये 11th और 12th की फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री में आपको एटलीस्ट फिजिकल के कैलकुलेशंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप कैलकुलेशंस तो आपके होने ही चाहिए क्लियर, मैथमेटिक्स होना ही चाहिए। इसीलिए मैं हर बार बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पीसीबी लिया, मैथमेटिक्स नहीं लिया। मैथमेटिक्स नहीं लेना ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑल दो नीट क्लियर होने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में इतनी जरूरत नहीं होगी मैथ्स की, लेकिन नीट क्लियर करने के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसे क्लियर करने के लिए आपका मैथ्स बहुत ही आला और बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स लेने की जरूरत रहती है, जहां पर आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस करके यूज्ड टू होते हो। जब आप 11th 12th में उतने अच्छे से कैलकुलेशंस नहीं करते हो, सिर्फ फिजिक्स में ही आपका लॉस नहीं होता, आप एंट्रेंस टेस्ट पर भी बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाते हो। मैथमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड में लेना मैंडेटरी है, आप ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो। आप उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रहे होते हो, टेक मैथमेटिक्स ऑन दैट बिहाफ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया जूलॉजी बॉटनी, ये बायोलॉजी का पार्ट है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के पार्ट में देख लो फिजिकल और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स रट्टाफाई होता है, रट्टाफाई करना होता है। तो ये सब चीजें, अब रट्टाफाई वाली चीजें ना केमिस्ट्री के लिए ऊपर मैं एक और एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो होता है रट्टा मारने वाला होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि आप उसको एंड मोमेंट पर आप एक अलग तरीके के बम्बार्डमेंट पे नहीं जाते हो, आपके ऊपर कोई नई चीजों का बौछार नहीं हो रहा होता है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम दी बिगिनिंग, ठीक है। अब 11th और 12th का फिजिक्स मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है, काफी सारे टॉपिक सिमिलर है, 11th और 12th के काफी कोरिलेटेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी 11th का फिजिक्स जो है दैट इज समवेयर आपको एक अलग कॉन्सेप्ट दिखाता है, और 12th के बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक अलग पूरा इसके अंदर यूनिट है, तो वो बहुत ही अलग वे में जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स आपकी जो होती है दैट इज ऑल्सो समवेयर वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो आप लास्ट में पढ़ते हो, सेमीकंडक्टर्स वाला, इन दिस पर्टिकुलर लास्ट का जो आपका वेटेज होता है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स का जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो सारे चैप्टर्स का भी वेटेज ज्यादा होने की वजह से और डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें यही ढूंढना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज्यादा है और हार्ड वर्क या फिर वीकेंड से हार्ड कम है, वो डिफिकल्ट कम है। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए और इसे हमें बहुत अच्छे से लॉक करना है। ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए जिसके अंदर हार्ड वर्क या फिर उसकी डिफिकल्टी लेवल कम है लेकिन उसका वेटेज ज्यादा है, ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आपकी गलती होगी ना तो बहुत ही बड़े नुकसान की बात है। इन सारे पॉइंट्स में, इन सारे टॉपिक्स में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली बात वेटेज ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स कवर हो पाएंगे और डिफिकल्टी लेवल उनका कम है कंपैरेटिवली, इसलिए वहां पर आपको इतना ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप 100% एफर्ट्स लगाते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको 100% रिजल्ट मिले। तो ऐसे टॉपिक्स पर आप ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बता दिया लास्ट के कुछ चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो फिजिक्स से मैंने ये 2 पार्ट्स बना लिए, इन सारे 3 टॉपिक्स पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बता देती हूँ कि देखो, अगर हम ये मान के चले कि हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, 290 डेज के अंदर से 30 डेज जो है आपके रिविजन के हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ से आपके बचते हैं 260 डेज। अब ये 260 डेज आपको कैसे करने हैं, 260 डेज अगर हम मान के चले तो 6 सब्जेक्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट आपको 40 डेज मिलते हैं पर सब्जेक्ट, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको 40 डेज मिलते हैं। अब ये 40 डेज अगर हम समझ ले तो इसके अंदर से 28 डेज होगा, और कितना होगा, 28 है, 2 दिन है, मतलब 12 दिन और हो जाते हैं। इसके अंदर से 4 दिन ऑफ होगा, इसके अंदर से 1 दिन ऑफ होगा, टोटल आपका हो जाता है 5 दिन ऑफ। क्यों? क्योंकि संडेज आएंगे बीच में। और ये बहुत ही क्लियर मेंटालिटी है, सब बच्चों का होता है। हमारे प्रिपरेशन के टाइम हमारी भी यही मेंटालिटी थी कि संडेज है, 1 दिन का ऑफ तो पूरी दुनिया लेती है, तो 1 दिन का ऑफ हम भी लेंगे और संडेज को पढ़ाई नहीं करते हैं। ये गलती नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे काउंट किया है 5 डेज आपके हर 40 डेज में से ऑफ रहने वाले है। तो आपके हाथ में जो प्रोडक्टिव डेज बचते हैं, जहां पर अगर आप 100% अपना एफर्ट्स देते हो तो 100% रिजल्ट निकाल सकते हो, अपने मतलब पूरे दिन को आप प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो ऐसे दिन कितने हैं? 35 दिन है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए 35 दिन है,
और ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में मैं बता रही हूँ। अभी भी आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रोक्रास्टिनेशन आता ही होगा। बिल्कुल आप सोचते होंगे कि कल से पढ़ना है, कल से पढ़ना है, लेकिन जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है और एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लेना चाहता है, वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो ऐसा सोच ही नहीं रहा होगा। उसका ये जो मैंने प्लान बताया है वो उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर क्लिक हो जाएगा, वो बराबर इसे फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो 35 डेज बचे हैं और हर एक टॉपिक में अगर मैं देखूं, ठीक है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, मतलब बॉटनी है, जूलॉजी है, या फिर 11 12 का फिजिक्स, सब के अंदर 10 से ज्यादा टॉपिक्स ही है। तो मिनिमम अगर हम 10 टॉपिक्स मान के चले, ठीक है, 10 से ज्यादा ही है, कहीं पर 15 है, कहीं पर 12 है, कहीं पर 18 टॉपिक्स भी है। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें तो वहां पर ज्यादा टॉपिक्स भी है। तो अगर हम 10 टॉपिक भी मानकर चले तो एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए कितना दिन है? 3 दिन है। 3 दिन में आपको क्या क्या करना है? एक टॉपिक कंप्लीट मतलब क्या होता है? एक टॉपिक कंप्लीट आपका कब होगा? जब आप सबसे पहले उसको अच्छे से वीडियो देखकर, वीडियोस के थ्रू, या फिर आपके पास में कोई कोचिंग है, कोचिंग के लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है, लेक्चर्स पहले तो आप क्या करोगे, उसे अच्छे से अटेंड करोगे, आपकी जो भी क्लासेस है उसको अटेंड करोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाओगे। ठीक है, नोट्स बना दिया, लेक्चर्स अटेंड कर लिए। तीसरी चीज क्या हो जाती है, ये जो नोट्स बनाए हैं इसको शॉर्ट वे में भी आपको बनाना है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाना है। कहीं फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड होगा, कहीं डायग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे, कहीं पर न्यूमोनिक्स रिक्वायर्ड होंगे, तो एक शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में भी आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी उसको रेडी करने के लिए, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए रेडी करना है। तो नोट्स आपको बनानी है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, नोट्स खुद की बनाओ, कैसी भी लिखो, कैसी भी हैंडराइटिंग रखो, बस आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ऐसा होगा बस। ये आपकी नोट्स है, आपको हमेशा पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इस सीक्वेंस में मैंने ये नोट्स बनाई है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने नोट्स बनाई लेकिन 4 दिन बाद खुल के रखे आपने भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। तो नोट्स बनानी है, बहुत हेल्पफुल होती है। बाय राइटिंग इट इज वन ऑफ द मेथड टू मेमोराइज थिंग्स। तो नोट्स बिल्कुल बनानी है। नोट्स बना ली, एनसीईआरटी की रीडिंग आ जाती है फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, और फॉर योर बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के लिए एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी फिजिक्स के लिए आपके जो लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनसीईआरटी रीडिंग तीनों सब्जेक्ट की है, कहीं पर कुछ पार्ट नहीं करना है। जैसे फिजिक्स में आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, ऑल्दो अगर आप चाहो तो आप एमटीजी की फिंगर टिप्स होती है, ठीक है, एमटीजी फिंगर टिप्स होती है, उसके अंदर से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा मार्क कर सकते हो। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। ये बुक बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये मैंने अपने टाइम पर यूज की थी, मैंने ये बुक पढ़ी है इसके अंदर से, इसीलिए मैं आप लोग को ये बुक के बारे में बता रही हूँ। जो बुक मैंने नहीं पढ़ी है उसके बारे में मैं कोई रिव्यू नहीं देती हूँ, कोई भी रिव्यू नहीं देती हूँ। मेरे पास में आते हैं ऐसे ऑफर्स जहां पर दे प्रोवाइड मी विद द स्क्रिप्ट, आई डिनाई, मैंने वो नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता वो बुक कैसी है, मैं एज इट इज उनका बोला हुआ कैसे मैं प्रमोट करूं, आई कैन नॉट डू दैट। तो एनसीईआरटी रीडिंग एक हो जाती है, शॉर्ट नोट्स बन गए। इसके बाद में आता है रिविजन्स, और अगर आपका मैथ्स वाला, केमिस्ट्री वाला पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट है तो फॉर्मूला शीट्स ये सब बना दिया आपने। इसके बाद में आ जाते हैं आपके मॉक टेस्ट, फिर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस पहले करोगे आप, उसके बाद में मॉक टेस्ट दोगे, और लास्टली, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये आपको सबसे पहले आपको इस पे जंप करना चाहिए वैसे तो, पीवाईक्यूज। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ सबसे पहले पीवाईक्यूज करोगे, उसके बाद में अपने दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और लास्ट में मॉक टेस्ट दोगे। और आपको हर 2 हफ्ते में जो पूरा टॉपिक कवर किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उन सब्जेक्ट के कलेक्शन से कुछ क्वेश्चंस निकाल के उससे प्रैक्टिस करने आना चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज अगर कहीं पर अवेलेबल होगी, आपको अगर पता है तो कमेंट में बता दो, मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, ऐसी टेस्ट सीरीज जहां पर आपको बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर के कलेक्शन के फॉर्म में मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर पूरे सिलेबस के बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर्स के बेसिस पे होने जरूरी है। एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद में 4 चैप्टर 5 चैप्टर के मॉक टेस्ट होने जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है, अब हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि हर एक सब्जेक्ट को आप कैसे, बहुत ही टू द पॉइंट में ये चीजें लेकर आई हूं, जो रिक्वायर्ड है वही लेकर आई हूं, बिकॉज मोटिवेशन के लिए एक अलग वीडियो बनते रहेंगे, लेकिन आपके लिए रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं वो वीडियो में इस बार में बताने वाली हूं। ठीक है, फिजिक्स के लिए 2 बुक सबसे ज्यादा जरूरी है, मस्ट है सबके लिए। 2025 का जो पेपर रहा है उस बेसिस पे बताने जा रही हूँ। ये दोनों ही बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। अगर 2 नहीं हो सकती है तो 1 बुक रखो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास में ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि ये बुक बाय द एंड ऑफ मार्च के एंड तक के आपके इसमें से कोई एक बुक ऐसी होनी चाहिए जो 100% हो चुकी होनी चाहिए। इसके अंदर से मैं एक्सक्लूड करूंगी एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो एडवांस जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हो, डू नॉट टच दोस क्वेश्चंस। लेकिन जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, नीट के लेवल के क्वेश्चंस डेफिनेटली करने हैं। अभी आप साइन थीटा कॉस थीटा पर नहीं रुक सकते।
मैं फिजिक्स के लिए बता रही हूँ, HC वर्मा या फिर DC पांडे, इनमें से कोई एक बुक होगी आपके पास और उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। 10 अलग अलग रिसोर्सेज लेकर बैठ के उनमें अपना सबसे पहले तो स्ट्रेस बढ़ा के, अपना कंफ्यूजन बढ़ाकर और 10 अलग जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेवकूफी है। एक बुक रखो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो रॉन्ग हो रहा है उसे मार्क करो और उसे ही बार बार प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। जैसा बताया है उसी तरीके से फॉलो करना है। मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, जैसे टीचर बता रही है उसे फॉलो करो, ठीक है। फिजिक्स के लिए ये चीज हो गई और तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं बता देती हूँ PYQ सबसे ज्यादा 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 जरूरी है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। देखो, ये फिजिक्स के लिए ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हो गए, मैं प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादातर आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपके किसके अंदर दिया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दिस इज गिवन इन योर NCERT, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से होने चाहिए और बैक साइड जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी बहुत अच्छे से आपके होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगर आपके हो रहे हैं देन आपको टिक करते जाना है। फॉर्मूला शीट रेडी हो रही है फिजिक्स के लिए, वेल एंड गुड। फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उसे देखो, उसके वीडियो सोल्यूशंस देखो। वीडियो सोल्यूशंस बहुत रेयरली मिलते हैं लेकिन यू नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अभी AI का जमाना है, आपके पास में कोई भी आंसर छुपा हुआ नहीं रहेगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास में आंसर छुपा हुआ नहीं रहता है, यू कैन फाइंड इट ऑन योर ओन, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के लिए ना आपके पास में इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है और ऑर्गेनिक है। इन तीनों के लिए एक कॉमन चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज योर NCERT। इसको आपने 110% कंप्लीट करना है। बहुत अच्छे से केमिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ के जानी है। रिएक्शंस अभी भी NCERT के अंदर से ही आएंगे, बाहर से कोई रिएक्शंस नहीं आएगा। हो सकता है 2 से 3 रिएक्शंस को मिला के कुछ पूछ रहा हो सकता है कि एक फ्लो चार्ट के वे में क्वेश्चंस को डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा, लेकिन बाहर से कोई नए रिएक्शंस नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई बाहर से प्रैक्टिस करनी भी है, MTG की फिंगर टिप्स ये बुक है, इसके पास में इसके अंदर से आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी वाले पार्ट मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहला फोकस आपका हमेशा NCERT का ही होना चाहिए। नेक्स्ट देन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन मूव ऑन टू फिंगर टिप्स। अब मैं PYQs की बात नहीं कर रही हूँ, PYQs की आगे बात करूंगी। PYQs के लिए मैं ठीक है दिखाती हूँ मैं। अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका NCERT, जो आप लोग के लिए डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आपसे नहीं हो सकता है, इस चीज को आप मान लो। NCERT बायोलॉजी में इस तरीके से दी गई है कि आप अगर खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे यू वोंट बी एबल टू सॉल्व ऑल द टाइप्स एंड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार ट्विस्टेड करके पूछे जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, कंसेप्चुअल जब होती है चीजें तो आपका टीचर के थ्रू पढ़ना जरूरी होता है। थर्डली, 2 से 3 टॉपिक मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लगेगा ये इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया था लेकिन उससे रिलेटेड आपको दूसरी चैप्टर्स के अंदर उसका आंसर मिलेगा। तो इस तरीके का जो कोरिलेशन होता है, 2 से 3 चैप्टर मिलाकर जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर सिर्फ NCERT की रीडिंग नहीं चलती है। सो फॉर दैट यू नीड टू अटेंड लेक्चर्स। अब मैंने अपने YouTube चैनल पर NCERT की रीडिंग सीरीज एक अपलोड की है, विच इज नॉट जस्ट रीडिंग, जहां पर मैं सिर्फ रीडिंग नहीं करा रही हूँ, ये पूरा प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। यहाँ पर हम NCERT के PDF के थ्रू ही पढ़ते हैं, डायरेक्टली NCERT के अंदर से पढ़ते हैं, बट आई मेक श्योर टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स। हम सिर्फ रीडिंग करके एक ट्रांसलेशन नहीं करते, वहां पर हम कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है बायोलॉजी के लिए, बिकॉज दैट मेक्स योर 360 मार्क्स। 360 मार्क्स जो है आपके 720 में से 50% जो है आपका बायोलॉजी पर डिपेंडेंट है। तो बायोलॉजी के लिए NCERT रीडिंग सीरीज सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है, यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगेन MTG आप ले सकते हो, या फिर आपको अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज पता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या किया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज जहां पर हम जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए जो एक्सपेक्टेड है आपके नीट पेपर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस टॉपिक्स को मिला के पूछा जा सकता है। समवेयर इंपॉर्टेंट ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो 25 में देखा गया है, ठीक है। तो वहां से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोचिंग में बाहर का नहीं पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट पहले कुछ साल पहले तक बाहर की चीजें बहुत ज्यादा फोकस की जाती थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद NCERT ओरिएंटेड पेपर्स आने स्टार्ट हुए, लेकिन अभी वापस से क्या हो रहा है, आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस जा रहे हैं। तो हमें दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, बिकॉज हमारा जो 1 साल है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। वी कैन नॉट लेट इट गो ऑल वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस NCERT में से आए या NCERT के बाहर से आए। अब NCERT के बाहर कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लाइंडली फॉलो करना है, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस का ये जो सीरीज लाए हैं, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं। ये एक अलग सीरीज है, इसका भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। मतलब
बेसिकली एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज पहले होती है, ये पूरी सीरीज के अंदर पूरा प्लेलिस्ट के फॉर्म में होता है। जो एक फ्रेशर बंदा होगा, फ्रेशर्स एकदम नीट के लिए प्रिपरेशन में आया है, वो इसे वॉच करे, बहुत मस्त है ये। कंसेप्ट बिल्डिंग का ये पूरा प्लेलिस्ट है। उसके बाद में वन शॉट भी आता है, जो ड्रॉपर्स है, जिनको पता है क्या चीजें हैं, उनको रिवाइज करनी है चीजें। और लेकिन अगर वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कम टाइम में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा स्टार्ट से करना चाहते हैं, 0 से एंड तक का पूरा पढ़ाया गया है वन शॉट में। इसलिए आप देखोगे वन शॉट मेरे 1 घंटे के, आधे घंटे के नहीं होते हैं, इनफैक्ट 2 पार्ट्स में अपलोड होते हैं, 2-2 घंटे के 2 पार्ट्स में अपलोड होते हैं। इसलिए वन शॉट में मैं कुछ भी कोई भी कट ऑफ नहीं कर रही हूँ चीजें, बहुत बेसिक से बहुत स्ट्रांगली मैं आपको पढ़ाती हूँ। वन शॉट के बाद में आती है पीवाईक्यूज की सीरीज। अब पीवाईक्यूज का मैंने वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया है। क्या अपलोड किया है? वीडियो सोल्यूशन। कौन से चैप्टर्स में, कौन से साल के करवा रही हूँ? 2025 से 2010 तक के ये सारे सालों में जितने भी हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, उस चैप्टर के मैं उस तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ। वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मस्ट है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कोई भी तरीके का अपने फील्ड में एडमिशन लेना है, पीवाईक्यूज तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। माइनस में मार्क्स नहीं चाहिए, पीवाईक्यूज करने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यूज के बाद में बात आ जाती है डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज की, जो आपके लिए अपलोड हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अगेन एनटीजी का मैंने बात कर ली, वहां पर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पड़े हैं अलॉन्ग विद दी सोल्यूशन, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में वहां पर आंसर मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज की मैंने बातें बता दी, 2025 से 2010 तक की होती है, ये मैंने आपको मटेरियल बता दिया, मोटिवेशन मैंने थोड़ा देने का ट्राई किया है। ऐसे ही और वीडियोस अपलोड होते रहते हैं आप लोग के लिए। जो भी डाउट है, जो भी किसी भी तरीके का डाउट, अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है स्टडी के टाइम पर, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनली अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इफ आई विल बी एबल टू हेल्प यू ऑल, आई वुड डेफिनेटली डू दैट। टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं और सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, जो भी नीट के रिलेटेड है, टाइम टेबल, अगेन वो सब चीज आपको मिल जाती है। एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा आंसर कीज आपको मिल जाती है। आंसर कीज हो या फिर कोई भी लेक्चर के नोट्स हो, सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दैट चैनल, ठीक है। तो आज ये लेक्चर इतना ही आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। बहुत जरूरी था ये सब बताना, बहुत से बच्चों को अभी भी बुक्स के बारे में नहीं पता है। सो शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, स्टे हेल्दी, गुड बाय।